तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस और हमारे सामने हम देख रहे हैं कि चार्ट्स खुल चुके हैं, देख रहे हैं कि बाजार की क्या चाल चल रही है। अब सीधा एक्सपर्ट से राय लेते हैं कि ओवर मार्केट को इस टाइम पे किस तरह से देख रहे हैं, साथ ही साथ किस चीज का हमें खासा ध्यान रखना चाहिए बाजार में काम करते वक्त। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आलोक सर आपके साथ। बाजार हम देख ही रहे हैं चार्ट्स पे कैसा लग रहा है। अभी जो सुबह की शुरुआत हुई थी, अगर हम वन डे का चार्ट खोल लें तो जो शुरुआत थी उससे वापस से ये नीचे आते आते वापस एक रेंज पे आ रहा है। ये कब तक ऐसा चलेगा सर? कब तक ये अपने ही एक कंसोलिडेशन फेज में घूमता रहेगा? ना तो ये नीचे जा रहा है, एक सिग्नल भी नहीं दे रहा है कि नीचे जाके अब राहत मिली, कि नीचे चला गया है वापस ऊपर आएगा, ना ये ऊपर जा रहा है कि अब खुशी हो गई। करे क्या? कंचन जी, जैसा निफ्टी का फिलहाल में जो मूड मिजाज है, देखिए इसमें एक पॉजिटिव बात पहले जो है वो हम देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके की गिरावट हम देख रहे थे सॉरी, तो जैसे निफ्टी में हम गिरावट देख रहे थे, उस गिरावट के बाद 19,300 के लेवल पे जो सपोर्ट मिला, वहां से कम हमने 19,600 के लेवल को फिलहाल में आज के डेट पे भी देखा है। ये एक पॉजिटिव बात इसलिए है क्योंकि अगर हम डे चार्ट पर देखें या वीकली चार्ट पर देखें तो लगातार एक डाउन ट्रेंड में निफ्टी ट्रेड कर रहा था। और जैसा कि मैंने आपके चैनल पे पहले भी बोला था कि 19,300 का जो सपोर्ट लेवल है, जो सबको लग रहा था एक बड़ा सपोर्ट लेवल है, वहां पर एक दो झटके दे सकता है, एक पैनिक क्रिएट कर सकता है। और वैसा हमने दो क्लोजिंग भी देखा जहां पे 19,300 के नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया था। बट इन सब के बावजूद जिस तरीके से हम लगातार कहते आ रहे थे स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम है, और वैसा ही स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम हमें आज भी बहुत सारे स्टॉक में देखने को मिल रहा है। निफ्टी में फिलहाल घबराने की बात नहीं नजर आ रही है। 19,300 के लेवल को सपोर्ट लेते हुए निफ्टी ने जिस तरीके से एक डाउन ट्रेंड के सेंटिमेंट को ब्रेक किया है, राइट, वैसे कंडीशन में अब कहीं ना कहीं देखिए 19,550 का ये वही लेवल है जहां पर हम एक सपोर्ट फेस कर रहे थे। और सपोर्ट और रेसिस्टेंस का रिश्ता वैसा ही है कि जब कोई सपोर्ट, जैसे हम कहते हैं ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सेम वही चीज सपोर्ट के साथ है। एक सपोर्ट ही कभी रेसिस्टेंस बनता है और एक रेसिस्टेंस ही कभी सपोर्ट बनता है। तो वो जो 19,550 का एक सपोर्ट हुआ करता था, जो आज की डेट में रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, तो उस रेसिस्टेंस के पास में लड़ाई होना बड़ी लाजमी है, बड़ा ही एक नेचुरल सा है यहाँ पर। तो ऐसे कंडीशन में अभी भी ये बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और हम धीरे धीरे इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि निफ्टी ही सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं होना चाहिए हमारे लिए स्टॉक स्पेसिफिक होकर चलने में ज्यादा समझदारी है। 19,300 नो डाउट एक बड़ा सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है, और वैसी ही हालत हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली। याद होगा 44,444 का जो लेवल था, उसी के आसपास में जिस तरीके से बैंक निफ्टी वगैरह ट्रेड कर रही है लगातार, ऐसे कंडीशन में यही बोला जाएगा स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज्यादा समझदारी वाली बात रहेगी। जी, तो इस टाइम पे जो हमें स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए वो स्टॉक स्पेसिफिक बनानी चाहिए। सर आपने एक चीज बोली कि जो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जो रिश्ता है वो एक सास बहू वाला रिश्ता है लेकिन इसमें समझ नहीं आ रहा सास अच्छी है या बहू अच्छी है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज्यादा कोलैबोरेट करके चल रहे हैं। ना ये ऊपर जाने दे रहे हैं, ना ये बहू के पास आने दे रहे हैं, नीचे आने दे रहे हैं। तो करे क्या इस टाइम पे? क्योंकि जिस टाइम पे हम बोलते हैं कि निफ्टी ने एक हाई बना लिया है, उस टाइम पे पूरा मार्केट खुश हो जाता है। लेकिन जब निफ्टी एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है तो उस टाइम पे बोला जा रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तो निफ्टी को फिर हम देखना छोड़ दें क्या? जैसा आपने मेरे एग्जाम्पल का रेफरेंस लिया, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, जब देखिए कंसोलिडेशन का मतलब है कहीं ना कहीं वो गुपचुप बातें जो पब्लिक के सामने निकल के नहीं आ रही। कंसोलिडेशन में जब निफ्टी है तो ये हम सास हो के सीरियल देखने वालों भी शायद बहुत इजीली समझ सकते हैं कि वहां पर एक बड़ा धमाका होता है जब बहुत दिनों तक चुप्पी रहती है। तो बहुत बड़ी चुप्पी एक बड़ा धमाका लेकर आता है। अमूमन हम सारे सास बहू वाले घरों में ये चीज देख सकते हैं, और वैसा ही निफ्टी में भी है कि जिस तरीके से निफ्टी बहुत दिन तक, करीब करीब ये पूरा सावन का महीना कंसोलिडेशन में बीता, उसके बाद देखिए 2 या 3 दिन के अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। अब ये फिलहाल जो ब्रेकआउट आया है, तो अब देखिए जब एक ब्रेकआउट आता है या एक बड़ा धमाका होता है, तो उसके बाद थोड़ी सी कंसोलिडेशन चलती है, बीच बचाव चलता है, बात ये भी चलती है कि अभी आगे क्या करना है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत घबराने वाली बात तो फिलहाल में नहीं लग रही है। 19,550 के लेवल के आसपास में एक ऐसा रेंज बनता है जहां पर थोड़ी सी घबराहट हो सकती है लोगों को, जहां पर थोड़ी सी और सावधानी बरतनी चाहिए। ओवरऑल 19,300 ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, तो फिलहाल मैं तो ये बोलूंगा कि अभी भी पॉजिटिव हूँ बाजार में।
जी, तो सर का इस टाइम पे पॉजिटिव व्यू है। सर ने बता दिया है कि आपको कौन-सी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, साथ ही साथ बाज़ार के अंदर किन चीज़ों का खासा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमने बोला था कि हमारे साथ और भी पैनलिस्ट जुड़ने वाले हैं, तो जुड़ चुके हैं हमारे आज के खास पैनलिस्ट। चलिए एक बार उनसे मिलवा देते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे मार्केट टाइप को। हमारे साथ जुड़ चुके हैं निखिल भट्ट जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैडम, सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए श्री राम रॉथ जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार जी सबको। जी, ठीक है। सीधा चलते हैं बाज़ार के अंदर वापस से और अब बात करते हैं सुहास सर से। सर, आप कितना तालमेल रखते हैं आलोक सर से और आपको क्या लग रहा है कि बाज़ार कब ऊपर जाएगा? ये सब बोल रहे हैं कि फेस्टिव सीज़न आएगा, ऊपर जाएगा। फेस्टिव सीज़न की शुरुआत हो गई है, आज जन्माष्टमी है। तो क्या हमें ये फेस्टिव सीज़न जो आने वाला टाइम है, जो ये अब एक तरीके से जो सितंबर है, वो मिड में हम आ चुके हैं। सबने बोला था कि जो अगस्त का फ़ेज़ रहता है, वो एक ऐसा ही फ़ेज़ रहता है, थोड़ा हमें बाज़ार के अंदर थोड़ा कम मोमेंटम देखने को मिलता है, ढीला रहता है बाज़ार। लेकिन सितंबर आ चुका है, मिड मिड में हम एक तरीके से आ गए हैं। तो कब तक हम इंतज़ार करें, कब तक हम यही नारे लगाएँ कि फेस्टिव सीज़न आएगा और तब बाज़ार चलेगा? हाँ मैम, हमने पिछले कई वीक से बात कर रहे थे, मार्केट एकदम इंडिसिसिव मूव में है, जो क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा। 250 से 500 के बीच में घूम रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। जो आलोक जी ने बताया वैसा ही सास बहू जैसा चल रहा था, राइट। ना सास जीत रही थी ना बहू जीत रही थी, बस दोनों लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, बट क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहे थे। और 2 वीक से हम राह देख रहे थे कि अच्छा ग्रीन कैंडल बने, जो 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो, वो क्लोज हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अभी मार्केट बाय ऑन डिप से, तो अगर मुझे 19,400 के आसपास मिल रहा है, मैं उसको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर करूंगा। और आपने बताया कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, डेटा कहते हैं कि सितंबर महीना मोस्टली पॉजिटिव ही रहता है बिकॉज ऑफ फेस्टिवल सीजन। और आपने एक चीज बताई कि फेस्टिवल सीजन है तो ऑटो बिक्री है, बहुत सारी चीजें, होम अप्लायंसेज है, सब में पॉजिटिव इंपैक्ट मिलता है, जिसका रिजल्ट हमको नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट में मिलता है। तो ये बेस बिल्डिंग है निफ्टी का, कि जहां कंसोलिडेशन लॉन्ग टर्म हो रहा है, और जहां यहाँ जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा उतना ये दीवार मजबूत होती जाएगी। फिर 19,250 को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ जितना ज्यादा टाइम मिले, वहां ऊपर जाने के लिए अच्छा बेस बन रहा है। तो बाय ऑन डिप्स मार्केट है, 19,400 का लेवल ध्यान में रखिए, वहां अच्छे स्टॉक को एक्यूमुलेट करिए, निफ्टी को भी वहां एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जी, ठीक है। तो सर ने बता दिया है कि एक हमें स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनानी चाहिए, वो है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी। आपको लेवल सर ने बता दिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं सीधा निखिल सर के पास। सर, बाजार में जो व्यू है वो अभी भी बुलिश है या थोड़ा-सा डगमगाया है अपनी जगह से? आज आपके स्टेट में काफ़ी अच्छे से ये त्योहार मन रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सबको बोलना भूल गई, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल कि आज जन्माष्टमी और थैंक यू, गुजरात थैंक में ये यू, फेस्टिवल बहुत ही ज़ोरों-शोरों से मनाया जाता है, ये हम सब जानते हैं। सर, कैसा लग थैंक रहा है यू मैम। बाजार? आपको जन्माष्टमी वाला माहौल दिख रहा है बाजार के अंदर एक हरा-भरा या नहीं? नहीं मैडम, मैं तो ऑलवेज बुलिश ही ट्रेंड में रहता हूँ। जब 19,300 की बात चल रही थी तब भी मैं बुलिश था, आज 19,600 चल रहा है तो भी मैं बुलिश ही रहूंगा। देखिए, कोई भी मार्केट की एक स्ट्रेटेजी बनती है। गुजरात में तो पूरा त्योहार है, तो गुजराती लोग तो अभी त्योहार में 4 दिन 5 दिन तो ऐसे ही बिजी रहेंगे। तो काफी बहुत मतलब जैसे आलोक सर ने बताया, सुहास जी ने बताया, इस हिसाब से थोड़ी बहुत बिकवाली आने की एक संभावना रहती है। लेकिन ये तो एक साबित हो गया है कि चीन की जो आर्थिक चुनौतियों के मुकाबले हमारा जो भारत है उसमें एक बढ़त हासिल है। तो भारत का आर्थिक विकास दर पहली तिमाही जो थी उसके 77.8 के प्रतिशत से उत्साहजनक जीडीपी वृद्धि भी बताई है। तो अगले क्वार्टर में मेरे हिसाब से मार्केट बुलिश ही रहना चाहिए। आलोक सर का जो लेवल है, सुहास जी का जो लेवल है, उसके साथ मैं समर्थन करता हूँ। 19,300 का अगर एक स्टॉप लॉस डाल दीजिए तो यहाँ से मार्केट 19,800 से लेकर 20,000 तक की एक रेंज में मूव करेगा। लेकिन ये चीज में हम लोगों को निफ्टी, जैसे आलोक सर ने बताया कि निफ्टी में बहुत मतलब उतार चढ़ाव की संभावना है, तो स्टॉक स्पेसिफिक काम करना चाहिए। मैं ये बात में भी सहमत हूँ। अभी जो भी स्टॉक है वो ओवरब्रॉड वैल्यू के हिसाब से दिखे जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लगना चाहिए कि स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करना चाहिए। ट्रेडर्स को 19,300 का निफ्टी फ्यूचर में स्टॉप लॉस करना चाहिए। और एक चीज है कि अभी तेजी के साथ ये जो मतलब छोटे और मिड कैप शेयर है ना, उसमें भी बहुत एक मतलब तेजी मिल रही है देखने को। तो यहाँ पर एक सावधानी बरतनी चाहिए।
छोटे निवेशक जो है वो लोग पेनी स्टॉक में बहुत ध्यान मतलब रखने को, मतलब उसका ध्यान पेनी स्टॉक में ही रहता है, चलो ले लो सर्किट लग जाएगा ये वो। तो उन लोगों के लिए भी यही है कि 19,300 निफ्टी फ्यूचर का स्टॉप लॉस और पेनी स्टॉक से दूर रहे। जी, ठीक है। तो जो अभी इस टाइम पे व्यू है सर का वो भी बुलिश है, जो सर का मोमेंटम है बुलिश को लेके वो मेंटेन है अभी तक, ठीक है। और जो सलाह सर ने दी है वो स्टॉक स्पेसिफिक इस टाइम पे आपको चलना चाहिए और कौन से स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए वो भी सर ने बता दिया, ठीक है। अब सीधे चलते हैं श्रीराम रॉथ सर के पास। सर मैं वापस से आपकी उसी बात पे आऊंगी, 2 हफ्ते पहले आपने बोला था कि हमें निफ्टी जो है वो हमें 18,800-900 का लेवल देखने को मिलेगा। सर मुझे नहीं मिल रहा, वो लेवल कब मिलेगा? चलो व्यू निगेट हो चुका है। एक्चुअली मैंने अपने पोजीशंस में स्टॉप लॉस भी ले लिए हैं। जब निफ्टी 19,500 के ऊपर आया तो मैंने अपने सारे शॉर्ट पोजीशन जो थे कवर कर लिए, एंड एक्चुअली आई वाज रॉन्ग ऑन माय एनालिसिस। तो इट्स नॉट, मतलब मैं अपने एनालिसिस फेल था उस टाइम पे। सो अब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि अगेन वो लेवल आए जब तक 19,200 का लेवल डाउन साइड में ब्रेक नहीं होता है। एंड फॉर अपसाइड 19,700 के ऊपर ही मैं देखूंगा। तो अभी मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है कंसीडरिंग द इंडेक्स लेवल्स। एंड बैंक निफ्टी में 44,800 के ऊपर ही मैं कहीं लॉन्ग साइड में जाऊंगा, या डाउन साइड के लिए 44,300 के नीचे ही, सॉरी 43,900 के नीचे ही। जब तक इस रेंज में ट्रेड कर रहा है तब तक मैं आउटसाइड ही हूँ जी। and I have taken strong इन्वेस्टर्स और बेसिक जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी इस टाइम पे? जो बेसिकली इंडेक्स पे फोकस करते हैं, इंडेक्स ट्रेडर्स है, उनको तो अब इंडेक्स से दूर ही रहना चाहिए जब तक ये कंसोलिडेशन का फेज खत्म नहीं हो जाए, क्योंकि ये फेज कितने दिन तक चलेगा नो वन नोज। एंड ये इतनी छोटी सी रेंज में जो इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, तो एक बार वेट ही करना चाहिए कि जब ये इंडेक्स का रेंज ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो तभी ट्रेड करना चाहिए। बाकी अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में देखें तो काफी जगह मूवमेंट आ रही है। से स्मॉल कैप आज भी नया हाई टच किया है, मिड कैप भी चल रहे हैं। तो उन सेक्टर से कुछ स्टॉक्स देख सकते हैं जिनको ट्रेड करना हो लॉन्ग साइड में। जी, जो लार्ज कैप में है उनको अवॉइड ही करना चाहिए। जी, ठीक है। तो सर ने बता दिया है कि इस टाइम पे आपको थोड़ा सा दूरी बरतनी चाहिए इंडाइसेस से, आपको स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है उसे मेंटेन करके चलना चाहिए, ठीक है। आलोक सर सीधा आपके पास आते हैं। ग्लोबली हम देखें हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर्स मिल रहे हैं और कभी कोई रिपोर्ट आ रही है, कभी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आ रही है, अलग अलग ब्रोकरेजेस जो हैं वो अपनी रिपोर्ट्स दे रहे हैं और भारत के अंदर एक अच्छा खासा जो है भरोसा दिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम डेली बेसिस पे जो हम एफआईआई के आंकड़े देखें, मंडे का अगर हम बात हटा दें जो था, लेकिन उससे बात के जो ये जो कल का डेटा आया है, परसों का डेटा आया है, उसमें एफआई लगातार सेलिंग कर रहे हैं। ऐसी कौन सी परेशानी है एफआईएस को जो वो कंटिन्यूअसली जो है सेलिंग मोड में बैठे हुए हैं? कंचन जी, यहाँ पे बात वही है, देखिए कि किसको अपनी कंट्री पे या अपने डिसीजन पे कॉन्फिडेंस ज्यादा है। देखिए डीआईआई नो डाउट पिछले 2-3 सालों में बड़ा ही अच्छी तरीके से उभर के आया है। मतलब मुझे याद है एक समय होता था जब इंडिया के बहुत सारे लोग एफआईआई को F2 बोलते थे, राइट? वो डबल आई को 2 इंडिकेट करते थे, तो F2 का बोलबाला रहा करता था हमारे भारतीय बाजार पे। बट कहीं ना कहीं अब वो शिफ्ट हो रहा है, वो मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है डीआईआई की तरफ। और ऐसे माहौल में देखिए एफआईआई को ये डर है रिगार्डिंग पॉलिटिकल सिचुएशन की चुनाव आ रहे हैं, और एक जब ग्लोबली आप देखिए इन्वेस्टर जो होता है ना, उनका एक लेवल होता है। एक छोटा इन्वेस्टर की सोचने की ताकत और एक बहुत बड़े इन्वेस्टर की सोचने की ताकत में जमीन आसमान का फर्क हम देख सकते हैं। तो जब एक एफआईआई एक दूसरे कंट्री में बड़ा पैसा डालता है और उसे एक बड़ा फैक्टर जो आने वाले समय में दिख रहा है वो एक पॉलिटिकल फैक्टर चुनाव को लेकर, तो ऐसे कंडीशन में से मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे पास वो आंकड़े जरूर आ रहे हैं, लेकिन हम उसमें ये नहीं देख पा रहे हैं कि वो आंकड़े जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक है या सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर है। और आप मानिए 3-3 महीने के अंदर 100% का रिटर्न बहुत सारे स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम रिटेल इन्वेस्टर लालच में फंसे हुए हैं और एक बाहर का इन्वेस्टर जो एफआईआई जिसे हम कहते हैं वो स्मार्टली अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है, तो शायद हमें वहां से कुछ सीखने को चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं एक टाइम ये भी है जहां पर आपको स्टॉक स्पेसिफिक होकर अपना पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग करना चाहिए। तो एक आप समझिए कि वो क्वांटम में अपने आप में इतना बड़ा आंकड़ा इसलिए निकल के आ रहा है क्योंकि उन्होंने जब आज से 2-3 महीने पहले इन्वेस्ट किया, इवन मैं बात करूं कि होली के समय में भी इंडियन मार्केट जहां 16,800 के आसपास लड़खड़ा रहा था, लोग बोल रहे थे 15,500 का लेवल आ जाएगा, वहां से आप 20,000 के आसपास है।
और वैसे कंडीशन में अगर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे तो फिर आप वही है जो मैं बार बार बोलता हूँ कि फिर आप अपने नॉशनल प्रॉफिट को बहुत जल्दी नॉशनल लॉस में कन्वर्ट होते हुए देखेंगे और फिर ना बिका है ना बिकेगा और फिर सवाल पूछते जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में मेरे को नहीं लगता कि एफआईआई गलत है। आंकड़ा भले ही खराब लग रहा हो हमें, लेकिन इसमें पॉजिटिविटी छुपी हुई है। ये शायद हमारे लिए भी इंडिकेट है कि कहीं ना कहीं हमें पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग करना चाहिए, टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। और सिंस वापस बोलूंगा, एफआईआई एक बड़े इन्वेस्टर की तरह सोच रहे हैं और एक पॉलिटिकल कंडीशन को देखते हुए अगर वो प्रॉफिट बुक करके जा रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। फिलहाल डीआईआई मजबूत है और शायद मजबूत रहेगा। जी ठीक है, तो हमने यहाँ पे जान लिया है कि जो हमारा एक थीम है आत्मनिर्भर भारत, वो हमें कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर भी देखने को मिल रहा है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो कंटिन्यू बिकवाली करने में लगे हुए हैं, लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग पोजीशन अपनी मेंटेन करके बाजार में चल रहे हैं। ठीक है सर, जैसे कि निखिल सर सीधा आपके पास आती हूँ। जैसे कि अभी आलोक सर ने बोला कि पूरा का पूरा जो सिनेरियो, क्या हमें लगता है कि जो हाँ सर ने बोला कि ये जो मौका है जो वो एक बड़े पैमाने पे सोच रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग इस टाइम पे करके चल रहे हैं, क्या फिर हमारी स्ट्रैटेजी गलत है? नहीं मैडम, हम ऐसा गलत? आलोक जी के साथ भी मैं सहमत हूँ और जो एफआई सेलिंग जो कर रही है उसके साथ भी मैं सहमत हूँ। मैडम, मार्केट के अंदर एक चीज ऐसी है कि जो एफआई सेलिंग कर रही है, डोमेस्टिक फंड्स जो है वो बाइंग कर रहे हैं, तो ये चीज के अंदर आप लोगों को, इन्वेस्टर को, ट्रेडर्स को, सबको ऐसे देखना चाहिए कि कौन से स्टॉक में वो लोग सेलर है। स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक आप देखो तो जैसे मान लीजिए एफआई जो है उसके पोर्टफोलियो में काफी अच्छे शेयर है, मारुति है, कोटक बैंक है, रिलायंस है, तो ये सब स्टॉक जो है उसमें तो एक बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। तो एफआई जो सेलिंग कर रही है वो टोटल नंबर ऑफ फिगर्स के साथ सेलिंग कर रही है, लेकिन वो ऐसे स्टॉक को सेल कर रही है जिस स्टॉक के अंदर उन लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है या तो वो लोग अपने हिसाब से कॉन्फिडेंस नहीं है। और जो डोमेस्टिक फंड है वो बाइंग कर रहा है, तो डोमेस्टिक फंड भी इस समय में क्या कर रहा है, एक सेलिंग भी कर रहा है और बाइंग भी कर रहा है, तो वो लोग भी एक स्टॉक स्पेसिफिक ही ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर कोई नेट वैल्यूएशन से हम लोग काउंट करेंगे कि एफआई सेलर है इसीलिए मार्केट बेरिश ट्रेंड हो जाएगा और डोमेस्टिक फंड है वो अगर मान लीजिए बाइंग कर रहा है तो हम लोग तेजी में चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टॉक स्पेसिफिक जो ट्रेंड है, निफ्टी 50, हम लोगों ने निफ्टी 50 जैसे सेंसेक्स में जो है 30 स्टॉक्स, वो और निफ्टी 50 हम लोगों ने क्यों बैलेंस करके रखा है, क्योंकि यही चीज होती है, निफ्टी 50 के स्टॉक के अंदर बाइंग चल रहा है और जो साइडवेज है, जो निफ्टी के साथ सेंसेक्स के साथ नहीं जुड़े हैं उसमें वो लोग सेलिंग कर रहे हैं। तो नेट फिगर जो है हमारा, उसके हिसाब से मैं पर्सनली, मेरा लॉजिक ऐसा है कि हम लोग एफआईआई और डोमेस्टिक फंड के जो भी आंकड़े आ रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे और फंडामेंटल्स जो स्टॉक है जो इन लोगों के फंड पोर्टफोलियो में है उस पर ही टेक्निकल एनालिसिस करें, उस पर ही हम लोग फंडामेंटल्स निकालें, उसको में जो बाइंग है और सेलिंग है वो दोनों में हम लोगों को नेट देखना चाहिए कि कैसे इसमें बाइंग है। जैसे हम लोगों ने, आलोक जी ने और मैंने दोनों ने एक रिकमेंडेशन दिया था भेल, तो इस समय में ये मार्केट में भेल 80 रुपीज से लेकर 140 तक हो गया, तो कौन बाइंग कर रहा है, एफआईआई कर रही है या डोमेस्टिक फंड कर रहा है, कोई तो कर रहा है। तो इसी हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक जाना चाहिए और एफआईआई और डोमेस्टिक के आंकड़ों को मैं पर्सनली ध्यान में कम लेता हूँ। जी ठीक है, तो सर से भी राय ले ली है, जान लिया है कि बाजार का जो सिनेरियो है अगर हम मोटे तौर पे देखें तो वो हमें इस टाइम पे क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, सुहास सर आपके पास आते हैं। जैसे हम ग्लोबल मार्केट देखें, यूएस का मार्केट देखें, वो भी हमें लाल रंग के साथ ही कहीं ना कहीं दिख रहा है, उससे हमें वापस से डरने की जरूरत है या फिर नहीं? यूएस का मार्केट रेड है बिकॉज ऑफ द लोकल जो इन्फ्लेशन के इश्यू है, बहुत सारी चीजें वहां नेगेटिव है, उसकी वजह से वहां रेड है, राइट। और इन स्पाइट ऑफ दैट हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम तो में काम कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड अभी हमको फॉलो कर रहा है एज ए इमर्जिंग मार्केट। और निखिल जी ने जो बताया मैं उस बात के ऊपर कंटिन्यू करना चाहता हूँ, जो एफआईआई है उसको मैं भी इतना सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि हम गुजराती मानते हैं भाव भगवान है, राइट। अगर प्राइस ऊपर जा रही है मतलब बाइंग हो रही है, प्राइस नीचे आ रही है मतलब सेलिंग हो रही है, सिंपल फंडा। और एफआईआई बोथ आर नोन एज अ स्मार्ट मनी। क्यों स्मार्ट मनी है?
स्मार्ट मनी मीन्स दे आर हियर नॉट अ चैरिटी, राइट? कि अगर वो हमारे एनसीसी हिसाब से काम करने लगे तो वो प्रॉफिट थोड़ी अपने टारगेट आ जाए, अपने लेवल आ जाए, एंट्री करो, एग्जिट करो, स्टॉप लॉस प्रॉफिट बुक करो। और अगर इन्वेस्टर हो तो दिस अ बाय ऑन डिप्स मार्केट। एफआईआई को तो यहाँ आना ही है। अगर 2024 का आउटलुक भी देखे तो एवरी कंट्री वांट्स अ स्टेबल गवर्नमेंट, एवरी इन्वेस्टर को स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, जो अभी यहाँ मिल रही है 2024 में भी उसी की होप है। तो अभी जो भी प्लानिंग करनी है एज ए इन्वेस्टर 2024 को लेके करनी है। यस, मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत हाइप है, राइट? तो वहां थोड़ा कॉशियस रहना है, बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी कंसीडर करनी है। जहां ओवर वैल्यूएशन हो गया है वहां कम फोकस करना है, जरा अंडर वैल्यूएशन वहां ज्यादा फोकस करना है। यूएस को एज अ बेंचमार्क हम लेंगे, राइट, बट नॉट अ बेंचमार्क तो हमको उसी के बेस के ऊपर काम करना है। वहां सेलिंग हो रही है तो सेलिंग करो, बाय नहीं। पहले हमारी इकोनॉमी है, हमारा आत्मनिर्भर भारत है सर। और पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं वी आर डूइंग कॉन्ट्रा, सबसे उल्टा हो रहा है। तो हमारी अपनी आइडेंटिटी है, तो हमको हमारे ऊपर ही काम करना है। जी, तो यहाँ पे भी हमें वही स्ट्रैटेजी जो हमें पीएम मोदी जी ने सिखाई है, आत्मनिर्भर भारत, उसे फॉलो करके चलना है। और सर ने बताया कि पास्ट फ्यू ईयर से अगर हम देखें तो हमारा जो मार्केट है, इंडियन मार्केट है, वो एक इमर्जिंग मार्केट के तौर पे उभर के आ रहा है। ठीक है। श्री राम से, जैसे फेस्टिव सीजन आ रहा है, हम देख ही रहे हैं, अभी गणेश चतुर्थी भी आने वाली है, तो वहां पे हमें मार्केट में एक अच्छा हलचल देखने को मिलता है। ये जो पास डेटा है वो बोलता है कि गणेश चतुर्थी के टाइम पे हमें एक अच्छा मार्केट का माहौल देखने को मिलता है। अब जो फेस्टिव सीजन आ रहा है, हमने इंडाइसेस की तो बात कर ली कि बाजार में क्यों नहीं तेजी आ रही है या क्यों नहीं मंदी आ रही है, एक बीच के फेज में चल रहा है। लेकिन फेस्टिव सीजन में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है? सर, अभी के अगर प्राइस एक्शन पे नजर दे तो आईटी सेक्टर है जो काफी तेजी में दिख रहे हैं, जो नियर ब्रेकआउट है सारे स्टॉक्स उनके। एंड इनफैक्ट आईटी के इंडेक्स 52 एक हाई टच किया है। तो अभी तो आईटी इमीडिएटली दिख रहा है कि नेक्स्ट सीजन अभी आईटी का ही रहने वाला है। जी, तो आईटी सेक्टर आपको फेस्टिव सीजन के लिए अच्छा लग रहा है। ठीक है। निखिल सर, आपकी लिस्ट में कौन सा सेक्टर है आने वाले फेस्टिव सीजन के लिए? मेरे लिए तो मैडम टेलीकॉम सेक्टर है, भारती एयरटेल। जी सर, स्टॉक स्पेसिफिक नहीं, सेक्टर पूरा हाँ, सेक्टर टेलीकॉम सेक्टर और टेलीकॉम। बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर पे नजर टेलीकॉम रखनी है सेक्टर। ये। जी ठीक है। आलोक सर, वापस से आपके पास आते हैं। सबसे पहले तो सर वही बता दीजिए कि आपकी जो लिस्ट में कौन सा सेक्टर है, आपके रडार पर कौन सा सेक्टर है फेस्टिव सीजन के लिए? देखिए, फेस्टिवल सीजन के लिए तो नो डाउट जो एफएमसीजी और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वाला जो सेक्टर है ना, कैपिटल गुड्स वाला सेक्टर, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहा है। और देखिए, इसके साथ साथ मैं फिर से थोड़ा सा रिमाइंडर दिलाऊंगा, वो हवा, ठंडी हवा और गर्मा गर्म बर्गर, अगर आपको याद हो, आपके शो पे बोला था। और थोड़ा सा कोरिलेट करना चाहूंगा अपनी बात को भी कि एफआईआई वाली जो बात चल रही थी, देखिए आपके शो पर हम बात कर रहे थे कहीं ना कहीं वोल्टास की, जब वो सिर्फ 824 रुपया हुआ करता था। अब देखिए, एफआईआई के डेटे के बावजूद भी आज के डेट में वो 900 रुपए के भाव के आसपास है, ठंडी हवा। सेम विद द आरबीए। तो ऐसे कंडीशन में अब ये जो कंज्यूमर थ्योरी वाली जो स्ट्रेटेजी है वो काम आएगी, और वो सारी सेक्टर जो कि कंजम्पशन थ्योरी पे है, उनमें एक अच्छी खासी तेजी हमें आने वाले ये 6 महीने देखने को मिल सकती है। स्पेशली मैं बात करूँ तो जो भी कैपिटल गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है, ये सब सेक्टर में भी एक नया बोलबाला रहेगा। और लास्ट टाइम भी कितनी बार मैंने बोला है कि आईटी और बैंकिंग पे बुलिश रहा हूँ, तो आईटी का मैजिक हमने पिछले 2-3 हफ्ते में देख लिया है। आईटी अभी भी कहीं ना कहीं निकल के और भी बढ़िया करेगा, एक ब्रेकआउट देखने को मिला है आईटी इंडेक्स में। तो बैंकिंग कहीं ना कहीं अभी भी दबा हुआ है थोड़ा, तो बैंकिंग एक अच्छा इमर्जिंग सेक्टर लग रहा है फिलहाल के लिए, एज वेल एज कंज्यूमर गुड्स। जी ठीक है, तो सर के रडार पर जो सेक्टर्स है वो बता दिए। साथ ही साथ सर ने जो एक रेकमेंडेशन दी थी वोल्टास की, उसका शेयर इस टाइम पे किस तरह से परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में भी सर ने बता दिया। ठीक है सर, अगर हम सीधा सीधा देखें, मतलब उसमें हम कोई फैक्टर्स नहीं है, सारा का सारा सीधी बात करें, तो मार्केट हमें यहाँ से और करेक्शन दिखाएगा या फिर नहीं? देखिए कंचन जी, यहाँ पर क्या होता है, देखिए कि एक समय होता है जहां पर आप किसी भी चीज में हाथ डाल दे वो सोना बन के निकलता है।
वो माहौल 2020 के बाद लोगों ने देखा है। अब जो सिचुएशन है वो धीरे-धीरे, मतलब मैं अगर और आसान भाषा में समझाऊँ तो प्लेन जो है वो टेक ऑफ कर चुका है। वो उस समय की जो बात है, और जब प्लेन हवा में है, वहाँ पर दोनों सिचुएशन में आप किस तरीके के माहौल को फ़ील करते हो, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी फ़िलहाल निफ्टी जिस कंडीशन में है, बहुत अच्छा खासा निफ्टी ने, मैं फिर बोलता हूँ 16,500 के आस-पास, 16,800 से लेकर हमने 20,000 का सफ़र तय किया है। यहाँ आकर भी अगर आपको ये लग रहा है कि आप किसी भी स्टॉक में पैसा डाल दें और वो बहुत बढ़िया हो जाए, निखिल जी ने जो कहा ना सर्किट, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे कि इन्होंने खुल के ये बात बोली कि लोगों को वैसे स्टॉक अवॉइड करने चाहिए जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट वाले हैं। देखिए, अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बीच में छुपा है शॉर्ट सर्किट। अननेसेसरी के वैसे काउंटर में दिमाग ना लगाए जो इन तरीके से सर्किट से भरा हुआ हो। तो ऐसे कंडीशन में अब टाइम है नॉलेज का, अब टाइम है रिसर्च का, और ऐसे टाइम में ही कहीं न कहीं इंडिया न्यूज़ हो या वो रिसर्च एनालिस्ट हो या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है, उनका इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में बढ़ जाता है कि कौन से स्टॉक स्पेसिफिक रहने में आपको ज़्यादा बेहतर आपके पोर्टफोलियो के हो सकता है, आपके वेल्थ के लिए हो सकता है और आपके मेंटल हेल्थ के लिए हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल स्टॉक स्पेसिफिक के अलावा कुछ भी इस तरीके का नहीं बन के आ रहा है कि आप कहीं भी पैसा लगा दीजिए और बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। आने वाला समय एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है हमारे सामने जिसको हम चुनाव बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको कॉशियस मूड में रहना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना चाहिए फ़िलहाल। जी, तो सर ने बता दिया है कि इस टाइम पे आपको एनालिसिस, आपकी जो एनालिसिस है उसका ख़ासा ध्यान रखना होगा। साथ में आपको हमारा शो कंटिन्यूअसली देखते रहना होगा कि अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो अच्छी ख़ासी पढ़ाई करते हैं, हर शो से पहले और डेली बेसिस पे भी शो हो या ना हो, उसके बाद आपको कोई भी रिकमेंडेशन या बाज़ार को लेके कोई भी सलाह दे